आज बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम धर्मवीर भारती हिंदी के प्रगतिशील विचारधारा के नई कविता के कवि धर्मवीर भारती के कनुप्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, कल के व्याख्यान में हमने धर्मवीर भारती का व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय आपको दिया था। मैंने बताया था कि किस प्रकार से धर्मवीर भारती जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी, कैसे उन्होंने सिद्ध साहित्य के ऊपर शोध कार्य करा था, पूरा उनका व्यक्तिगत परिचय दिया था और साहित्यिक परिचय भी दिया था, जिसमें उनकी रचनाओं के विषय में मैंने बताया था आपको, उनके प्रमुख उपन्यासों गुनाहों का देवता आदि के विषय में बताया था और कनुप्रिया का भी वर्णन करा था। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो उनकी कनुप्रिया रचना है उसके 3 गीत हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कनुप्रिया के विषय में बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी कि धर्मवीर भारती की जो कृति है ना कनुप्रिया, तो कनु अर्थात कृष्ण की प्रिया, प्रिया माने राधा, तो कृष्ण की प्रिया राधा की अनुभूतियों की गाथा है ना। ऐसा लगता है कि जैसे धर्मवीर भारती ने नारी के अंतर्मन की एक एक परत खोल कर देखी है। कनुप्रिया के गीतों में पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस रचना में नारी मन की संवेदनाओं और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण है। कनुप्रिया का प्रथम संस्करण सन 1959 में प्रकाशित हुआ था और तब से इसके 10 से अधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यदि धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया का वर्गीकरण करना हो तो इसे खंड काव्य कहा जा सकता है। खंड काव्य की श्रेणी में आता है। तो अपना जो पाठ्यक्रम है उसमें कनुप्रिया के 3 गीत संकलित हैं। ये एक तरह का प्रेम काव्य है। कनु मैंने बताया था ना, कनु माने कृष्ण, प्रिया कृष्ण की प्रिया राधा, तो इसमें जो है ना प्रेम काव्य है। इसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को नए रूप में कवि ने प्रस्तुत करा है, नई अर्थवत्ता प्रदान की गई है और इसके संकलित 3 गीत हैं। तो इसका जो प्रथम गीत है उसका मैं संक्षिप्त में आपको परिचय दूंगी, जो हम पढ़ेंगे पहले। अशोक के वृक्ष के संबंध में यह कवि परंपरागत अनुश्रुति है कि जब नायिका उस पर पाद प्रहार करती है अर्थात अपने चरणों को रखती है, कब मतलब ये कहा जाता है कि अशोक का जो वृक्ष, आपने सभी ने देखा होगा अशोक का वृक्ष, उसी का वर्णन है। तो अर्थात वे अपने सुकोमल चरणों को जब अशोक के वृक्ष को उनका स्पर्श मिलता है तभी वह पुष्पित होता है ना। ऐसा कहा जाता है कि जब नायिका के सुकोमल चरणों के स्पर्श से ही अशोक का जो वृक्ष है वो पुष्पित होता है, वरना वह सदा ही पुष्पहीन रहता है। और उस वृक्ष को लक्ष्य करके ही यहाँ पर नायिका कहती है
कि तुम्हारी जड़ें धरती के अंदर तक फैली हुई हैं और मैं कितनी बार तुम्हारी छाया में बैठी हूँ। तुम्हारी टहनियों पर जो पुष्प खिलते हैं वह तुम्हारी सृजन क्षमता से ही खिले हैं, केवल मेरे चरण स्पर्श से वह पुष्प नहीं खिले हैं। तात्पर्य यह है कि तुम और मैं एक ही तत्व के बने हैं। तुम्हारे प्रत्येक रेशे रेशे में मेरा अस्तित्व समाया हुआ है और तुम्हारा मेरा संबंध तो ऐसा है जिसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, भेद करके माना ही नहीं जा सकता है। इसी भावनाओं को कवि ने बहुत ही सुंदर रूप में इस गीत में यहाँ पर प्रस्तुत करा है। तो ये जो है वो पहला गीत है कनुप्रिया का, जो हम यहाँ पर धनवीर भारती का पहला गीत है, पढ़ेंगे। देखिए, देखो, ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूं, धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियां बन, कोपल बन, सौरभ बन, लाली बन चुपके से सो गई हूं कि कब मधुमास आई और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। देखिए बच्चों, कितना सुंदर गीत है, प्रगतिशील विचारधारा का कितना सुंदर गीत है ये कवि का। इसमें धनवीर भारती ने पहला गीत है ये, और इसमें वही मान्यता जो मैंने आपको बताया स्पष्ट की है कि सुंदरी के पैरों के स्पर्श से ही अशोक का पुष्प पुष्पित होता है। इसी आस्था मान्यता के आधार पर कवि ने किसी सुंदरी को अशोक के प्रति अपने भावों को प्रकाशित करते हुए यहाँ पर दर्शाया है। तो सुंदरी अशोक के वृक्ष को संबोधित करके कहती है कि ओ पथ के किनारे खड़े छायादार वृक्ष, कि रास्ते में किनारे पर खड़े छायादार अशोक के वृक्ष को संबोधित करके कहती है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में वर्षों से पुष्पहीन होकर खड़े हो। कहने का तात्पर्य है कि सुंदरी जब अशोक के वृक्ष पर अपने चरण पद प्रहार करती है तब उसके पाद स्पर्श करके पादों का पाद प्रहार करती है, चरण पड़ते हैं, तभी अशोक के वृक्ष पर पुष्प खिलते हैं, पुष्पित होता है। ऐसी मान्यता के अनुसार अशोक क्यों प्रतीक्षारत था? क्यों प्रतीक्षारत था? सुंदरी पूछी, मेरी प्रतीक्षा तुम क्यों करते हो ना? वह तो पवित्र छायादार वृक्ष है। उसका शरीर धरती के तत्वों से निर्मित है। किसका? अशोक वृक्ष का। तो सुंदरी कहती है कि हे अशोक, मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूं,
संबोधित करके कहती है कि मैं केवल तुम्हारे लिए अनेक बार धूल में मिल गई हूँ, अर्थात मैंने धूल में अपने को मिला लिया है। मैं धूल मिट्टी के रूप में धरती के अंदर, धरती में गहरे होता है, धरती के अंदर जड़ों के सहारे जब मैं धूल में मिल गई हूँ तो उस धूल मिट्टी के रूप में, देखिए धूल में जब नायिका मिल गई है तो उस धूल मिट्टी के रूप में, क्यों? क्योंकि वृक्ष की जड़ों में क्या होती है? धूल होती है, मिट्टी होती है। तो कहते हैं मैं उस धूल मिट्टी के रूप में धरती के अंदर गहराई तक, गहरे होता है, गहराई तक जाके जड़ों के सहारे, है ना, तुम्हारी जड़ों में इस तरह से समाई हूं कि कैसे? तुम्हारे कठोर तने के रेशों में, तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियां बन, कैसे समाई हूं? कलियां बनकर, कलियों के रूप में, कोपल बनकर कोपलों के रूप में, सौरभ बन के सौरभ के रूप में, और लाली बन पुष्पों की लाली के रूप में तुम्हारे ही आकार में चुपके से सो गई, तुम्हारे आकार में इस तरह से समा गई हूं और चुपके से सो गई हूं कि कब मधुमास आए, कि कब बसंत ऋतु, मधुमास बसंत ऋतु, है ना, बसंत ऋतु आए। बसंत ऋतु में क्या होता है? आप देखते हैं चारों ओर सुंदरता, पुष्प, वृक्ष जो है वो पूरी तरह से फूलों से खिल जाते हैं और चारों तरफ फूल ही फूल नजर आते हैं। तो कहते हैं कि मैं इसी प्रतीक्षा में हूं कि कब बसंत ऋतु आए और कब तुम मेरे खिलने से खूब शोभा संपन्न बन जाओ, मतलब तुम्हारे ऊपर फूल आ जाएं और तुम पूर्ण रूप से शोभा से युक्त हो जाओ। कहने का तात्पर्य ये कि देखिए धरती के तत्वों से अशोक के रेशों, अशोक वृक्ष के रेशों, कलियों, पुष्पों, सौरभ आदि का निर्माण होता है और जब बसंत ऋतु आती है तो अशोक खिल जाता है। ऐसा धरती रूपी सुंदरी के स्पर्श से ही होता है। अतः मानवीय सुंदरी के चरण स्पर्श की बात कहना यहाँ पर कहाँ तक ठीक है? मतलब वो कहती है कि मैं तो पूरी तरह से धरती में, मिट्टी में समा गई हूँ और उसी मिट्टी को तुम्हारी जड़ें, जो जड़ों में के माध्यम से तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियां बनकर, कोपल बनकर, सौरभ के रूप में, पुष्पों की लाली के रूप में मैं बसंत ऋतु में पूरी तरह से खिल जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, बसंत ऋतु आने पर अशोक का जो वृक्ष पुष्पित हो जाता है, उसी के का यहाँ वर्णन है कि धरती का इस तरह कवि ने बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया है। धरती का सौंदर्य तथ्य ही इसका मूल कारण है ना। और इसमें कनुप्रिया राधा का प्रतीकात्मक चित्रण हुआ है। मैंने बताया था ना, कनु माने कृष्ण, राधा माने प्रिया, अर्थात राधा की, कृष्ण की प्रिया राधा का यहाँ पर प्रतीकात्मक चित्रण है। दसम प्रधान शब्दावली का सुंदर वर्णन हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे का जो गीत है वो हम अगले व्याख्यान में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।